अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच स्पेशल एपिसोड। नाजरीन, माह रमज़ान की आमद आमद है और माह रमज़ान में जो मेन चीज़ है यानी कि हमारी हेल्थ, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है। माह रमज़ान के बारे में ये कहा जाता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो स्टमक है, वो डिटॉक्स हो जाता है और हमारे लिए मेडिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जब हम लोग फास्ट करते हैं यानी कि रोज़ा रखते हैं तो उसके मुस्बत असरात हमारी बॉडी पे दिखाई देते हैं। इसमें किस हद तक हकीकत है, यही जानने के लिए आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब। इनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो बहुत सारी मिथ्स समझी जाती हैं कि आप जब फास्टिंग करते हैं, आप रोजा रखते हैं तो आपका स्टमक डिटॉक्स हो जाता है। ये भी समझा जाता है कि रोजा रखने से जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव असरात दिखाई देते हैं उनकी बॉडी पे। तो इसमें किस हद तक हकीकत है, और उसके साथ साथ जो हम लोग खुराक ले रहे हैं, जाहिर सी बात है जब अफ्तारी होती है तो अफ्तारी में हम लोग फौरन से खजूर खाते हैं और खजूर खाने के बाद फिर पकोड़े खाए जाते हैं, फिर समोसे खाए जाते हैं, फिर चटपटी चीजें भी खाई जाती हैं। तो वो खाना जरूरी है, फिर वो जो मशरूबात हैं उनके क्या असरात होते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए जो आपको देख रहे हैं। ये तासुर है जी डॉक्टर साहब के जब रोजा रखा जाता है तो रोजे से आपका जो स्टमक है वो डिटॉक्स हो जाता है, वो साफ सुथरा हो जाता है। हकीकत कितनी है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि लोगों को हार्ट डिजीज़ और के साथ मिला के रोज़े के मुतालिक बताया गया। रोज़ा पता है आपको, हमारे जिस्म की एक किस्म की सारी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सफाई करता है और फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो लोग हम रखते हैं रोज़ा, इसकी वजह से हमारी बॉडी से कई जो एलिमेंट्स हैं, कोई जो डिटॉक्सिफाई एलिमेंट्स होते हैं, वो कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ये हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट है जो जहरीले मादे कह लें, ये इकट्ठे रहते हैं। तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से आपकी बॉडी से ये एक्सपेल होते हैं और आप एक लाइट फील करते हैं, ठीक। आपको कोई एक्सर्शन नहीं फील होती, आप एक ताज़ा और तवाना फील करते हैं आप। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह डिटॉक्स हो जाते हैं, तरोताज़ा तवाना फील करते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। ठीक है, कुछ लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, रोज़मर्रा जो काम है वो भी नहीं हो रहे। ये क्यों होता है? नहीं, देखिए, वक्ती तौर पे आपने थोड़ी बहुत वीकनेस तो फील होती है, नो डाउट। ठीक है। लेकिन आपने सहरी को ठीक ठाक सहरी की होती है, अफ्तारी भी देखें ठीक ठाक हैवी होती है। अफ्तारी पहले आप करते हैं थोड़ा, अफ्तारी भी आपको पता है जिसमें आपके पकोड़े, समोसे, ये जंक फूड है, चना चाट है, ये दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट है, काफ़ी सारे चीज़ें इस्तेमाल। फिर मशरूबात है, जिस तरह अभी आपने खुद भी जिक्र किया। जी। फिर इसके बाद हम खाना अलग खाते हैं। और अक्सर हमारे जवान बच्चे बच्चियां, बल्कि इवन आप तो बड़े भी, सहरी दर लोग जाग रहे होते हैं और मेरा ख्याल है सहरी दर लोग कोई ना कोई खाते रहते हैं। ऐसा ही है। तो जाहिर है, फिर देखिए कमज़ोरी कहाँ से आई। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि रोज़ों में आमतौर पर तासर यही जाता है कि लोगों का वेट कम होता है। मैं समझता हूँ लोगों का वेट बढ़ जाता है, हर बार बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। दफ़ा हमने प्रैक्टिकली देखा है लोगों का, शहरी के बाद देखें, फिर अफ्तारी आ जाती है, मतलब, और लोग ज़्यादातर वो सो के गुजारते हैं टाइम। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मतलब 2-2:30 के करीब लोग उठते हैं, पीछे 2-3 घंटे बजते हैं, फिर आपकी अफ्तारी का टाइम, यानी खाने पीने का एक सर्कल चल रहा होता है। मैं तो ये समझता हूँ। तो इसमें कहाँ से कमजोरी आ गई और कहाँ से वीकनेस हो। ठीक हो गया। अगर डॉक्टर साहब जिस तरीके से रोजे का अहकामात है, बताया गया है कि सुबह आप उठें, आप रोजा रखें, फिर आप अपने काम के लिए चले जाएं, आप अपना काम करें जो आपका डेली वर्क है, उसके बाद जब आप वापस आएं तो फिर आप अफ्तारी करें। अगर यही चीज इसी को कंटिन्यू रखा जाए, इसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाए तो कितना फायदा है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, ओवरऑल अगर आम दिनों में भी देखा जाए तो हमारे मज़हब में भी देखा जाए तो 2 वक्त के खाने का जिक्र है, एग्जैक्टली। ऐसा सुबह और शाम। और हमेशा खाने के बारे में ये कहा गया है कि भूख रख के खाएं आप। बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा खुराक के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए रखें। तो ज़ाहिर है, देखिए, उन मकसद ये है कि आप कम खाएं, कम खाने में ही आपकी सेहत है और कम खाने से ही आपकी
मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इसी तरह मौला अली करमल्लाह वजह का भी कौल है कि आज से 1400 साल पहले उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा पेट भर के मत खाएं। बिल्कुल ऐसा। ज़्यादा खाने से आपको दिल और मैदे के अमराज लग जाएंगे, आप काहिल और सुस्त हो जाते हैं, अपनी नमाज भी नहीं अदा कर सकते और बाकी एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उन्होंने ये उस वक़्त फरमाया कि देखें इसकी वजह से आप पे गनूदगी तारी हो जाती है, आपका सोने को दिल करता है। तो अगर आप दरमियाना रवि करें, बिल्कुल। कम खाएं और वक्त के साथ खाएं तो आप एक्टिव भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं और दुनिया का अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। यकीन करें सुबह हम 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं और सारा दिन चल सो चल अपने काम में बिजी रहते हैं। आपकी जब सहरी हो जाती है जी। तो आपकी अंदर मेटाबॉलिज्म आपका चल रहा होता है, जी। आपको एनर्जी प्रोवाइड, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं आपके अंदर, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, आपको तमाम नरिशमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। तो ये एवं एक मिथ बनी होती है कि मुझे कमज़ोरी हो गई है, बैठ गया हूँ, लेट गया हूँ, सो गया हूँ, एवं बना। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई वीकनेस वाली बात नहीं है, कोई कमज़ोरी वाली नहीं है। आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी काम कर रहा होता है, बल्कि मैं समझता हूँ और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है बंदा। देखें ना, ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से आप सुस्त और कायल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लिमिटेड खाएंगे, कम खाएंगे और अपनी जिस्म और मैदे के मुताबिक खाएंगे तो आप का मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल जो हम लोग खाते हैं रोज़े में, रमज़ान में, यानी कि सहरी की, तो सहरी करते हुए हमारे जहन में ये होता है कि पूरा दिन गुजारना है, और वो जो पूरा दिन गुजारना है उस पूरे दिन में हमें प्यास भी लग सकती है, इसलिए हम लोग पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। हम लोग सहरी से पहले भी पानी पीते हैं, हम लोग सहरी के बाद भी पीते हैं, इन बिटवीन हम लोग बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं। यानी नहीं खाने हो रहा होता उस टाइम पे, आंख खुली हुई होती है, शायद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मुझे नहीं पता टेक्निकल टर्म्स का कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं स्लो होता है, फिर भी हम खाते हैं। हम एक पराठा भी खाते हैं, हम 2 एक पराठे भी खा लेते हैं, फिर पानी भी मिक्स हो जाता है, पूरे दिन बर्निंग भी हो रही होती है, इंसान हैवी भी फील कर रहा होता है। वो जो कॉन्सेप्ट है सहरी कैसे होनी चाहिए, ये जिस तरीके से पानी कैरी कर रहे हैं हम सहरी के लिए उठ के फिर पूरा दिन गुजार रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये इंतहाई गलत आदत है हम लोगों की। जी। आपका जो स्टमक है उसमें एक लिमिटेड स्पेस है। जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने आपको पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया कि उन्होंने कहा कि 3 हिस्सों में पेट को डिवाइड करें, यानी एक हिस्सा खुराक का, एक पानी का और एक हवा के लिए रखें। जी। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि हमारे जब तक अजानें हो रही होती हैं, आखिरी अजानें भी हम कोई ना कोई खाते चले जा रहे होते हैं और कौन है जी, खैर है जी, अभी फलानी अजान रहती है, फलानी। ऐसा ही है। हालांकि ये हमें आपकी, वो कहते हैं ना कि आपकी आंखों की भूख खत्म नहीं होती। बिल्कुल। सिर्फ बात ये है, हालांकि स्टमक में, पेट में जितनी गुंजाइश होती है उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते ऐसा और ना खाना चाहिए। आप जब ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको जलन हो रही होती है, तेजाबियत हो रही होती है, ना आप लेट सकते हैं, बल्कि कई तो इतना खाते हैं मेरा ख्याल है गले तक उनका पहुंचा होता है। ऐसा ही है, और उसमें सो भी जाते हैं। फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं जी मुझे तो सांस चढ़ गया है, मुझे तो घबराहट हो रही ऐसा है, ही मुझे कोई फिर दिल के अस्पताल पहुंचा होता है। लेकिन ओवरऑल ये उनकी ओवर ईटिंग की वजह से होता है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। जो एक लिमिटेड एक आध रोटी मेरा वाला खा ले बंदा सहरी को थोड़ा सालन के साथ, तो दैट्स सफिशिएंट। इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी ना पिए, बहुत ज़्यादा वो खुराक भी ना खाएं, बहुत ज़्यादा लोग तो वो कहते हैं ना कार्रवाई पूरी करते हैं कि आखिर तक वो चल रहा होता है उनका, कुछ चीज़ पिज़्ज़ा आ गया वो खा लिया, बर्गर भी खाई जो, इधर भी खा जो, और यही हाल हमारा अफ्तारी पे भी होता है। ऐसा ही है। उधर भी हमारी वो भूख ख़त्म नहीं होती। देखिए वो असल चीज़ आपकी ओवर ईटिंग है। ओवर ईटिंग के चाहे वो सहरी में हो चाहे अफ्तारी में हो, वो अवॉइड करें, एक लिमिटेड रखें। जी। सहरी का देखें जी, अफ्तारी में देखें लिमिटेड से आपका दिल करता है तो मैं, जो ऑयली चीज़ें हैं वो परहेज़ करें आप। जी। जो तली हुई चीज़ें हैं, ये एक जनरल मैसेज आम पब्लिक के लिए होगा। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जितने पकौड़े समोसे रमज़ान के दिनों में खाए जाते हैं, मेरा ख्याल है इसके कोई कुरान शरीफ में जिक्र तो नहीं आया ना या कोई फ़र्ज तो नहीं है ना। ऐसा ही है बिल्कुल। तो लोग फ़र्ज समझ के पकौड़े समोसे, और वो ना हो तो फिर वो समझते हैं कि हमने हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, यकीन करें आप बड़ी बड़ी दुकानों में चले जाए, मैं नाम नहीं लेता, मरी रोड पे चले जाए, इस्लामाबाद के अंदर चले जाएं, जिस वक्त ये तल रहे होते हैं वो अगर ऑयल को आप एक नज़र मार लें वो काला स्या हुआ होता है।
तो रिसाइकल हो रहा होता है और ट्रांस जो फैटी एसिड्स हैं वो बन रहे होते हैं। ये डायरेक्ट आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको ये रेज करते हैं और इसकी वजह से ही आपके हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, मेन वजह, मेन सोर्स आपका ये ऑयल और ये घी है आपका। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी है और ये भी जानेंगे अफ्तारी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अफ्तारी पे डिटेल डिस्कशन हमें चाहिए क्योंकि अफ्तारी से लिंक बहुत सारे मसाइल हैं, खास तौर पे हार्ट और उसके अलावा हमारी जो डेली रूटीन है उससे भी ये कहीं ना कहीं लिंक करती है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें फिर से मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जिससे पहले हमने नहीं सुनी, क्योंकि हम लोग सिर्फ खाने पे फोकस रखते हैं, हम लोग रोज़ा अफ्तार करने पे या सहरी पे फोकस रखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लिंक कर लिया जो अफ्तार के साथ हैं, जो सहरी के साथ हैं, लेकिन उसके साथ जो डिजीजेस जिस तरह हमने बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट कर रही हैं। उसमें एक ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की बात हर बंदा, शायद चलता फिरता हर बंदा आपको मिलेगा, 80% लोग शायद ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होंगे। ब्लड प्रेशर जो है वो ख़तरनाक भी है, ठीक है। उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे हम लोग डेली बेसिस पे, अगर हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, हमारा रोज़ा भी है, हम उसको कैसे लेकर चल सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी? देखिए, जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको क्या क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है जी, और बुलंद फशार खून उर्दू में कहते हैं इसको। ठीक हो गया। और ये बेसिकली साइलेंट किलर है, मेन रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, ठीक है, और इसको फादर ऑफ डिजीज़ कहते हैं, बीमारियों का ये बाप है। बिल्कुल। और जब ये मौजूद हो तो ये डबल चांस होता है हार्ट अटैक होने का। अच्छा जी, जी बिल्कुल, डबल चांस होता है। और इसको अक्सर लोग बिल्कुल लाइटली लेते हैं, हालांकि ये एक डिजीज़ है, ठीक हो इसको डिजीज़ समझना चाहिए और इसका इलाज ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है ना। और इसका इलाज हो जाता है वैसे? बिल्कुल इलाज हो जाता है, लेकिन अक्सर हमारे जितने भी जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं। वो क्या करते हैं जी, वो डॉक्टर साहब मैंने ब्लड प्रेशर हो गया, और दवाई कभी खाई ना, कभी ना खाई। अगर डॉक्टर ने अगर 50 मिलीग्राम लिख दी है तो वो पेशेंट ने खुद ही आधी कर दी, ऐसा ही है। या एक दिन छोड़ के खा ली, और लेते भी नहीं है या बहुत सारे। फिर अक्सर ये कहते हैं कि ओ डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है तो मैंने ज़रूरत नहीं है। लोग फिर अक्सर लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये जब मेरा बीपी हाई होता है ना तो मैं उस वक्त ही गोली खा लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा खा ही। लेती हूँ। ये इन लोगों की एक मिथ है जो गलत है। देखिए, ब्लड प्रेशर या है या नहीं है, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। ये इसको सिंपली मैं यूँ कहता होता हूँ कि जिस तरह एक स्प्रिंग है ना, जी। स्प्रिंग को हमने अपने हाथ से यूँ दबाया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। जब मैं हाथ उठा लूंगा स्प्रिंग किधर जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है ना। और वो हाथ जो है वो मेडिसिन है। वो हाथ मेडिसिन है। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर हमने दी है, ब्लड प्रेशर 200/120 है, दवाई दी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होके नॉर्मल हो गया, 2 दिन 4 दिन पर नॉर्मल हो गया ना, तो लोग जब कहते हैं बीपी यार 120/80 हो गया, मेरा ठीक हो गया, दवाई इधर से खींच ली, बंद कर दी। जब दवाई बंद करते हैं ब्लड प्रेशर शूट करता और है, फिर कंट्रोल भी नहीं होता। फिर वो जब दोबारा ब्लड प्रेशर शूट करता है ना, और उस दौरान खुदा न करे ये ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस, अंधापन हो जाता है लोगों में, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन इनमें से हो सकती है। तो इसलिए एक का दवाई अगर डॉक्टर लिख देता है आपकी बेहतरी के लिए, तो उसको दवाई को नहीं छोड़ना आपने, वो यू हैव टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, अनलेस डॉक्टर खुद ना उसको काम करे या ज़्यादा ना करे, ठीक है। मतलब खुद उसको एडजस्ट करेंगे तो करेंगे। अदरवाइज ये आप यूँ समझ लें कि आप अपने पास एक एटम बम रख के फिर रहे हैं आप। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? परमानेंट सोल्यूशन यही है कि अपनी दवाइयाँ लगातार खाएं, जी, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करें, हेल्दी खाना खाएं, नमक वाली चीज़ें कम से खाएं, और यही इसका हल है। और यही आपके समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 95% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है, उसमें कोई कॉज होती नहीं है, वजह नहीं है उनमें, इडियोपैथिक कहते हैं हम इसको। 95% लोगों में विदाउट एनी कॉज। 5% लोगों में किसी में कोई रीनल स्टोन हो गया या एक ट्यूमर होता है इसका एब्डोमेन का,
फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं, वो अगर है वो रिमूव कर दें या स्टोन निकाल दें तो लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन 95% लोगों में कोई मतलब वजह नहीं होती, फैमिली में आमतौर पे चल रहा होता है लोगों में। यंग लोगों में आजकल, यंग लड़कों में लड़कियों में बिल्कुल बीपी ऐसा आई ही है है। और लोग इसको बड़ा इग्नोर। अभी आज मेरे पास 2 यंग बंदे आए हैं स्ट्रोक के साथ, यंग लोग आए हैं, अच्छा जी। एज उनकी इतनी नहीं थी, उनको बीपी था, उन्होंने बिल्कुल लाइटली लिया, वो शूट अप कर गया, वो ब्रेन हेमरेज हुआ, वो स्ट्रोक। कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? मोस्टली लोगों को होता है, जिस तरह आपने कहा कि कॉज कोई नहीं है, रीजन कोई नहीं है। एक बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा, वो वही नॉर्मल डाइट ले रहा है, कोई मेडिकेशन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये कैसे? आपने बहुत अच्छी बात की है। इसमें रूटीनली हर बंदा अगर 28-30 साल की उम्र में अपना चेक कराना शुरू करे ना, जी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर और शुगर की जो बीमारी है ये एक्सीडेंटल डिस्कवर होती है, अच्छा जी। एक्सीडेंटल लोगों को पता चलता है। अभी कल परसों मेरे पास पेशेंट आया हुआ था मैंने कहा तुम्हें कब से ब्लड प्रेशर 200 कितना बटा 120 ब्लड प्रेशर उसका तो कहता है मेरा ये टांग मेरी टूटी थी तो उस वक्त मुझे पता चला कि ब्लड प्रेशर। मकसद है बंदा एक काम इमरजेंसी में गया ना किसी काम से, और उसको पता एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे हॉस्पिटल जब जाएंगे आपका सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक होगा और शुगर चेक होगी। 2 ही काम होते हैं ना ज़्यादा। बिल्कुल। और दोनों चीज़ें पता चले, इसको शुगर 300 आ रही है, ब्लड प्रेशर इतना है, तो वो बंदा के रूटीन में मेरा मैसेज होगा लोगों को, यंग जनरेशन को, कि अपना हर जगह ब्लड प्रेशर चेक कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। रूटीन चेकअप कराएं, लाजमी तौर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना शुगर लेवल चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, अपना बीएमआई लेवल यानी मोटापे का जो साइज़ होता है वो बंदे को पता होना चाहिए कि मैं मोटापे के कौन से दर्जे पे फाइज हूँ, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 मतलब होते हैं ना इसमें। तो वो बीएमआई अगर 25 तक आपका है तो आप नॉर्मल है, 25 और 30 के इन बिटवीन बीएमआई कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको अपने हाइट पता है और वेट पता है तो आपका वो बीएमआई एक फार्मूले से निकल आता है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 25 और 30 के दरमियान अगर बीएमआई आता है तो आपको कहते हैं या यू आर ओवर वेट। 30 से ज़्यादा अगर है तो फिर हम कहेंगे आप ओबीज है, ओबेसिटी है, मोटापे के शिकार, आपका इलाज ज़रूरी। तो ब्लड प्रेशर का मैं बार बार यही कहता हूँ कि हर दूसरा तीसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, अपना रूटीन चेकअप करवाया करें और मेडिसिन जब शुरू हो जाए तो इसको लाइफ लॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़े से पहले जिक्र कर रहे थे ट्रीटमेंट का, कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है ब्लड प्रेशर का, वो ब्लड प्रेशर का जिक्र था हमारा? नहीं, वो ब्लड प्रेशर का भी आपने बात की, जो कार्डिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनको जो इलाज के हवाले से बात कर रहे थे हम अभी आउट कैमरे से पहले, तो उसमें आजकल जो नॉन इन्वेसिव तरीके, एक तो रूटीन के ट्रीटमेंट है ना, जो इन्वेसिव प्रोसीजर है, जो बाईपास ऑपरेशन है या स्टंट है। अब लेटेस्ट एक टेक्निक आई है जिसको कहते हैं EECP थेरेपी, यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर प्रेस्टेशन। ये ऐसे मरीजों के लिए है जिनका ना बाईपास हो सकता है ना वो करवाना चाहते हैं बाज़ औक़ात, या बाज़ औक़ात सर्जन रिफ्यूज़ कर देता है भाई इसका बाईपास नहीं हो सकता, या ओल्ड एज की वजह से लोग खुद थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, बाईपास के खौफ की वजह से लोग डर रहे होते हैं, या कई दफ़ा लोगों को 60 डिजीज़ और चल रही होती हैं, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, या और थायराइड की बीमारी है, तो उसकी वजह से, या कई दफ़ा हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, तो ऐसे लोगों में वो बाईपास नहीं किया जाता। उनके लिए EECP थेरेपी, ये 1 घंटे का सेशन होता है बेसिकली, उसके साथ आपने लेटना होता है और वो आपकी टांगों पे, थाइस पे और कमर के इर्द गिर्द ये कफ्स बांधे जाते हैं। उनमें जब हवा भरी जाती है तो वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना, आपकी बॉडी का जो ब्लड है जो लोअर लेग्स में होता है 30% ब्लड, इसको ये स्क्वीज करके निचोड़ के टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है। अच्छा, ये पुश करता है टुवर्ड्स हार्ट ये ब्लड 30%, और हार्ट से ये पूरी आपकी आर्टरीज को सप्लाई करता है। वो जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं वो कुछ खुलती हैं उस प्रेशर की वजह से, कुछ अल्लाह मियाँ ने हमारी बॉडी में कुछ कैपिलरीज की शक्ल में छोटी छोटी शरियानें पड़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो खुल जाती हैं, वो इनएक्टिव पड़ी होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और आपके पास एक और अलग चैनल बन जाता है, एक रूट बन जाता है, एक और ऑल्टरनेट रूट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज नेचुरल बाईपास। अच्छा जी। और ये FDA अप्रूव्ड है।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिकन कॉलेज, यूरोपियन कॉलेज, जी। चाइनीज कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर ये पॉपुलर है। ठीक है, तो पाकिस्तान में है ये पाकिस्तान में services? भी शिफा में इंटरनेशनल में पहले हो रहा था, यहाँ E11 के अंदर हम लोग यहाँ डॉक्टर मेहदी आर्ट सेंटर पे कर रहे हैं, बाकी बड़े शहरों में भी, कराची लाहौर वगैरह में भी मुख्तलिफ जगह पे हो रहा है, और बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ऐसे तमाम मरीज़ जो बाईपास नहीं करवाना चाहते वो कम अज़ कम वो ये करवा बार सकते ये यहाँ पे आए और लाजमी करवाएं, स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको मल्टी किस्म के इश्यूज होते हैं, उनके लिए इंतहाई इफेक्टिव और ये कारआमद है। और एक और जो चीज़ है, जो अगर FDA की अगर साइट पे आप जाएं, जी। FDA क्योंकि अप्रूव्ड है ना, जी। वहाँ पे इन्होंने आधे मरीजों का बाईपास किया और आधे की उन्होंने EECP थेरेपी की, ठीक है। रिजल्ट्स वर सेम। अच्छा जी। इसके आगे उन्होंने SE लिखा हुआ है, सीक्वेंशियली इक्विवेलेंट, यानी इसके रिजल्ट सेम है बाईपास ऑपरेशन के और EECP थेरेपी। अच्छा जी। तो फिर बिला वजह आपको चीर फाड़ करने की क्या ज़रूरत है, रिस्क लेने की। 8-9 घंटे का जो ऑपरेशन होता है उसमें बेहोश करते हैं आपको, और उस दौरान फिर उसके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल, वो risk सडन factor डेथ तो हो जाती है, ऐसा ही है, बिल्कुल हार्ट ऐसा ही फेलियर हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही कम अज़ कम आप लोग इसको EECP को मेरी एडवाइस होगी कि हर बंदा इसको स्टडी करे, इसको देखे, गूगल करें, यूट्यूब पे देखे, हर जगह मौजूद है और बड़ा फ्रीक्वेंटली ये यूज़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला जारी है। बेसिकली हम लोग इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको पता होना चाहिए कि अगर उसने रोज़ा रखा है, वो एक तरफ एक फ़र्ज़ अदा कर रहा है रोज़ा रख के, तो साथ साथ उसने अपने आप को कैसे लेकर चलना है रोज़े में, और उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये बताएंगे कि हम लोगों ने अफ्तार सहरी का जिक्र कर लिया, ठीक है। अब सहरी के जिक्र के साथ साथ हम ये बात ज़रूर करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनका ये कहा जाता है शुगर पेशेंट्स के लिए एक तासुर है। ये तो आप बेहतर बताएंगे कि उनके लिए रोज़ा बहुत अच्छा है, फास्टिंग बहुत अच्छी है। वो जब रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको उसका फ़ायदा होता है। फिर उसके साथ फिर ब्लड प्रेशर के, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा है, असल में हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। जितने भी हमारे कार्डिक पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के और शुगर के पेशेंट हैं, इसके अलावा कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ के, ज़ाहिर है आप एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट आप ले रहे होते हैं इसमें, जी। बशर्ते कि आप लें, तो उसमें ज़ाहिर है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसमें जब उसको नमक वाली चीज़ें कम मिलेंगी, कोलेस्ट्रॉल रिच जो चीज़ें हैं वो कम इस्तेमाल करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा उसका, एक्टिव भी रहेगा, बाकी मामलात भी ठीक रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी जब कम होंगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल का भी कम होगा उसका। तो ये इफेक्टिव है उसमें। ठीक है। हार्ट के पेशेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बात की फैट्स की, जी। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बात की कि तली हुई चीज़ें, हमने बात की सुबह के पराठे, हमने बात की ओवर ईटिंग की, पानी मिक्स करने की। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, और शुगर के जो पेशेंट्स हैं इनके लिए, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक गलत हो सकता है और बुरा साबित हो सकता है? देखिए, इसमें जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनका अगर लेटेस्ट कोई हार्ट अटैक हुआ हुआ है, या बाईपास ऑपरेशन किसी ने करवाया हुआ है, या एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, उनको रोज़ों से परहेज़ करना चाहिए 4 हफ्ते तक। अच्छा जी। बिल्कुल, ये बात याद रखें। एक्टिव प्रोसीजर अगर हुआ है, किसी का हार्ट अटैक हुआ हुआ है, स्टंट पड़े हुए हैं, ठीक। या कोई ये बाईपास हुआ हुआ है, तो 4 हफ्ते तक, क्योंकि बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, हील हो रहे होते हैं उनके मसल्स वगैरह सारे, तो 4 हफ्ते तक वो बिल्कुल रोज़ा ना रखें। अच्छा। और ऐसे मरीज जो सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक का मतलब है कि उनमें सीने में दर्द होता है, अगर घबराहट होती है, सांस फूलता है, जिनको बार बार एंजिसिड गोली रखनी पड़ती है, ठीक है, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट, तो इन लोगों को भी रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी। ठीक हो गया। ये बिल्कुल ना रखे रोजे, क्योंकि उनको पता नहीं किसी का दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है दवाइयों के ऊपर। ठीक हो गया। नंबर 3 कैटेगरी वो आती है जो पेशेंट हार्ट पेशेंट है, इवन अगर किसी का
बाईपास ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, या स्टंट लगे हुए हैं, या ईसीपी थेरेपी करवाई हुई है, या करवा रहा है, इवन दवाइयाँ खा रहा है और उसके ऊपर कंफर्टेबल है, स्टेबल है, उनको दर्द नहीं होता, वो चल फिर रहा है, वॉक भी कर रहा है, तो वो रोज़े रख सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। बल्कि मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि रोज़ा कोई भी जो पेशेंट है जो वो अपने ज़मीर से पूछे कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं। ठीक हो गया। पेशेंट देखें, हमारे मौला का फरमान है कि हमेशा हर बंदे को अपना पता है कि वो कितना पानी में है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं? ऐसा ही है। हर आपको या कोई मरीज है, एक हार्ट का पेशेंट है जिसको स्टंट पड़े हुए बार बार दर्द होता है, उसको पता होगा यार मुझे तो पेन हो रही है बार बार, मैं मस्जिद ही नहीं जा सकता, नमाज ही नहीं पढ़ सकता, वॉशरूम नहीं जा, तो जाहिर है ओबियसली वो रोज़ा नहीं रख सकता। उसको ठीक है। खुद पता होगा। इधर हमारे पास सारा दिन मैंने आज पेशेंट से पूछा है, लोग स्टेबल थे, दवाइयाँ खा रहे हैं, हमारे बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बीपी भी ठीक है, शुगर लेवल ठीक है, और रोज़े रख रहे हैं। उनको खुद पता है वो कि वो रख सकते हैं। वो। हाँ जी। सबसे पहले खुद बंदा अपने ज़मीर से पूछे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। देखिए आप सिंपल यूं समझें कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जो खाना खा रहे हैं पका हुआ खाते हैं, आप जी मुंह के जरिए खाएंगे ना, जी, खुराक वाली नाली से होके मैदे में आएगा, बिल्कुल। मैदे से आपकी आंतड़ियों में आएगा, वहाँ से जो आपकी वेस्ट है वो आपकी यूरिन और स्टूल के जरिए निकल जाएगा। बिल्कुल। जो फैट्स हैं वो हमारी अंदर ही रह जाता है, हमारी आर्टरीज के अंदर जाके ये जाके जम जो जाता है। तय बना लेते हैं, एक तय बन जाएगी। ठीक है। फिर आप डेली देखें रूटीन हमारी क्या है, सुबह से लेकर रात तक। सुबह नाश्तों पे अगर गौर करें, आम दिनों की भी बात कर लें, सुबह नाश्ते देखें, पराठे चल रहे हैं हमारे घरों में, बिल्कुल। ये अंडे फ्राई है, आमलेट है, ये सिरी पाए हैं, मगज़ हैं, कलेजी हैं, जी, ये न्यारी है, हर चीज़ में घी, ऑयल की, ऑयल और बहुत ज्यादा यूज और कहते हैं कि तरी डालकर तेरे टेस्ट आएगा। तो वो देखें ना। बिल्कुल। फिर दोपहर को घरों में आ जाएं, घरों में भी आपके यही ऑयल की, आलू कीमा बना हुआ है, पराठे बने हुए हैं, चाहे गोश्त बना हुआ है, सब्जी दाल कोई भी चीज़ है, उसमें तरियाँ पड़ी होती हैं। ऐसा ही है। रात को देखें घरों में भी यही होता है। अगर आप फैमिली के साथ कहीं बाहर निकल जाएं, उधर भी यही होता उधर है। भी यही हाल है। बिल्कुल। किसी आप फैमिली फ़ोन करें जी फलानी जगह आ जाना, फलानी कढ़ाई, तो उधर भी फैमिलीज पहुंच जाती हैं, उधर भी आपके कढ़ाइयाँ ये मिलेंगी, ये शनिवारी मिलेंगी। इवन जंक फूड चले जाएं, किसी भी जगह भी चले जाएं, ये जो पुलाव एक मशहूर हुआ था उसका देख लें, तो और भी जगह जगह जाएंगे, यही ऑयल की होता है सारा। जी बिल्कुल। तो ये फिर वो ये मैंने बताया ना, एक लेयर, ये लेयर जो है ना, ये 20 साल की उम्र में आपकी ये तय बनना शुरू हो जाती है। 20 साल की उम्र में, तो 20 साल में आप लगातार सुबह दोपहर शाम आप यही खाने हैं ना, ऐसा ही है। सेम चीज़ है, ये निहारियाँ, ये कबाब, यही। तो 20 साल में आप 20 साल और जमा कर लें। डॉक्टर साहब आपने ये थोड़ा सा डरा भी दिया है वो इस नहीं कर दें, ये फैक्ट है। ये अच्छा, ये फैक्ट है कि ये जो लेयर बन गई है, ये फैक्ट है। अब ये जो लेयर बन गई है इसको डिटॉक्स यानी इसको क्लियर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो लेयर बन गई है हम छोड़ भी देते हैं अगर ये चीजें खाने, तो ये ऐसा ऐसा खत्म होती है या रहेगी? उसका देखिए तरीका यही है, इस डिजीज को हम रिवर्स करें। फर्ज करें आप एंजियोग्राफी कराते हैं या सीटी एंजियोग्राफी होती है, उसमें पता चलता है यार इसकी तो तीनों शरीराने बंद है। जी। आगे आप जाएंगे, जो जो किसी ने आपको स्टंट एडवाइस कर देना है, किसी ने कैबेज कह देना है, किसी ने कुछ कह देना है, बिल्कुल बात बढ़ जाएगी ना। ऐसा ही है। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने खाने पीने से, अपने वॉक एक्सरसाइज से, और अपनी चंद सिलेक्टिव मेडिसिन से। रोज़ाना मैं समझता हूँ सबसे पहले काम ये करें कि ये ऑयल और घी अपने घर से निकाल दें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। कम अज़ कम जो बना हुआ है उसको तो हम करेंगे रिवर्स, मजीद तो नहीं इंजेक्ट करें ना। जी बिल्कुल। ये हलवा पूड़ियाँ और ये चीज़ें कम अज़ कम रोक तो लेने से, इसको रोक लें ज़रा, और आगे थोड़ी सी वॉक, अगर लगातार 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करें तो ये भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि जैसे ही अफ्तारी करें, अफ्तारी करने के बाद पहली चीज होती है हम खजूर खाते हैं। खजूर में भी शुगर होती है लेकिन एनर्जी भी होती है। लेकिन उसके बाद हम लोग मीठे बहुत सारे खाते हैं ऊपर नीचे, यानी सबसे पहले मशरूबात की तरफ जाते हैं, 1 गिलास पियेंगे वो मीठा होगा, फिर अच्छा लगेगा, दूसरा भी पी लेंगे, तीसरा भी पी लेंगे। तो ये जो शुगर इनटेक है आफ्टर ये जो फास्टिंग है यानी कि रोजा रखने के बाद, आप जो हैं फौरन से जो शुगर ले रही हैं वो इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को? देखिए अफ्तारी के वक्त कोशिश करें अफ्तार रोज़ा जो है ना गर्म पानी से करें आप। उसके बाद खजूर आप 2 ले सकते हैं। ठीक है। 2 खजूर लें। अगर बेस्ट ये फ्लूइड में अगर लेना है तो जो लीमू पानी होता है जिसको हम शिकंजवी कहते हैं, ठीक है जी। वो बेस्ट है। बाकी जितने भी ये लाल पीले शरबत हैं सब फारग।
ठीक हो गया। ये इंतहाई नुकसानदेह है। इसमें स्क्रीन डाली होती है, इसमें ये जो कलर्स वाले होते हैं, मतलब ये भी ठीक नहीं, ख़तरनाक है। बेस्ट आपकी, क्योंकि इसमें देखें आपके इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, बिल्कुल। और आपकी जो मसल्स में जो थकावट होती है और वीकनेस होती है वो 1-2 गिलास हस्ब ज़रूरत आप घर में बड़ा इजीली, बिल्कुल ऐसा ही। बड़ा इजीली नींबू डालना है, थोड़ी सी चीनी डालना है, नमक डालें और आपकी शिकंजी भी तैयार है। उसको ऐसा ही अवेलेबल भी है आज। अवेलेबल भी है। हाँ जी। तो बहुत देखिए, बात यही है कि वो इतनी, बस मैंने बताया ना, जिस तरह अफ्तारी में थोड़ा सा चना चाट ले लें, फ्रूट चाट ले लें और फिर नमाज पढ़ें। देखिए नमाज इबादत पे भी जोर करना है आपने। ऐसा ही है। ये फ़र्ज रोज़े हमारे ये साल में एक बार आते हैं, ऐसा ही है। आप इसमें कोशिश करें कम खाएंगे, अपनी इबादत पे जोर दें। आप सुबह जब उठते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ें, आप जो आपकी पिछली पुरानी नमाजें हैं जो रहती है वो जो पूरी करें। कज़ान नमाजें हैं वो पूरी करें आप। ऐसा ही है। पूरे दिन, मतलब एक उठते हैं फर्ज कर घंटा पहले हम उठ जाते हैं, या पूरा सहरी की वक्त पूरे मेरे बहन भाई जो जाग रहे होते हैं वो कम से कम एक हफ्ते की नमाजें तो पढ़ सकते हैं ना। ऐसा ही है। हफ्ते कज़ान नमाजें पढ़ें और अल्लाह ताला को भी खुश करें और अपने आप को भी। देखिए इतना खाएं जितनी आपकी ज़रूरत है। खाना कहते हैं कि आप एक हद तक खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। ऐसा ही है ना। उस हद के बाद जब खाना खाएंगे तो वो खाना आपको खाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। आप खाना नहीं खा रहे, खाना खा रहा वो खाना आपको खा रहा है ऐसा ही है। वो, वरना वो लिमिट तो है ही नहीं। पहले मैंने आपको कहा ये हमारी आंखों की भूख खत्म नहीं होती। आप जब तक आखिरी अजान नहीं होगी तो आप खाए चले जा रहे हैं। नमाजें भी लोग भूल जाता है, हर चीज़ भूल जाता है। खाने पे जोर होता है, पानी पे जोर है, शिकंजी भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, लस्सी भी पी रहे हैं, ऐसा ही है। ऊपर से चाय भी पी रहे हैं। तो वो मतलब वो चीज़ खत्म नहीं होती। फिर कहते हैं नींद नहीं आ रही। हाँ, वो ज़ाहिर है कैसे आएगी नींद आपको? ऐसा ही है। आपके गले तक तो सारा खाना आया हुआ है आपका। ऐसा ही है, और वो भी पानी में मिक्स हुआ हुआ। तो ये थोड़ा सा अगर केयरफुल हो जाए, हम एहतियात करें मोतदिल मतलब तरीके से, एतदाल पसंद, जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डॉक्टर साहब आते हैं, जो मेन चीज़ है वो ये है कि रोज़े के बाद पूरे दिन जब आप कुछ खाते नहीं हैं, आपने इबादत की बात की, बहुत सारे भाई बहन बच्चे इबादत भी करते हैं, अच्छे से रोज़ा भी गुजारते हैं, सहरी भी हो गई, ठीक है। अब जब अफ्तारी बनती है, अब हम अफ्तारी पे आते हैं, तो अफ्तारी करने के बाद कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें रखनी चाहिए, कौन सी डाइट जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकती है, और किस तरीके से उसको खाना चाहिए? देखिए बात सिंपल है कि हार्ट हेल्दी डाइट होनी चाहिए। ठीक है। हेल्दी अफ्तारी और हेल्दी सहरी होनी चाहिए जी। दोनों की मैं बात करता हूँ इसमें। ठीक। स्पेशली आपने अफ्तारी की बात की तो उसमें जिस तरह मैंने बताया कि सिर्फ ये ऑयली चीज़ें परहेज़ करें। ठीक है। हार्ट हेल्दी में देखें, जिस तरह चना चाट है, फ्रूट है, फ्रूट वैसे खा लें आप, चाट नहीं भी खानी। जी। हर किस्म के फ्रूट हमारे मुल्क में अवेलेबल है बड़े। ये आपकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सेब है, अमरूद है, केले हैं, बड़े बेहतरीन फर्स्ट क्लास आप इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। थोड़ा सा गैप रखें, नमाज पढ़ें, उसके बाद हल्का फुल्का खाना खा लें। अब ये अगर आप कहेंगे मैं 14 डिशेस पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी खाने फ़र्ज़ है, वो भी फिर वो भी कोशिश करें, खाना भी कोशिश करें बग़ैर ऑयल और घी के। देखिए मेरा ये मैसेज है, बार बार मैं ऑयल घी पे क्यों जोर डालता हूँ कि मैं ये मेरी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट 32 साल मुझे हो गए, और यकीन करें मैंने ये निचोड़ निकाला है कि हार्ट डिजीज़ का मेन जो कॉज है, मेन फोकस है, मेन जो रीज़न है, मेन रिस्क फैक्टर आपका ऑयल और घी है। अच्छा जी। इसको अगर परहेज करें, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में इस बीमारी का हम खात्मा भी कर। ऑल्टरनेट क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? आप कोई ना कोई सजेस्ट तो करते होंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए मस्टर्ड ऑयल आप थोड़ा बहुत यूज़ कर जी। सकते हैं। इवन देसी घी जो है वो भी इन ऑयल से बेहतर है, लेकिन वो भी फैट्स उसमें भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो नेचुरल है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल, या जो ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है, खाना आपने बना लिया। देखिए खाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक गला वो जी। आप खाना, चाहे आपकी सब्जी है, दाल है, मुर्गी है, गोश्त है, आपने बनाया, गल गया ना। जी। चाहे वो प्रेशर कुकर में कर लें, चाहे वो हांडी में कर लें, चाहे पतीले में कर लें, गला लिया आपने ना। फिर नंबर दो क्या चीज़ है, आपने खाने, अब ज़ाहिर है अक्सर हमारे डॉक्टर्स क्या होता है, कहते हैं जी उबाल के खाएं। बिल्कुल। आप उबाल के 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप खाएंगे, आपको क्या शुरू, दिल ख़राब हो जाएगा, आप नहीं खा सकेंगे ना। बिल्कुल ऐसा नहीं यार, तो खाने का जायका जो है ना, जायका वो किस चीज़ से आता है?
मसालों से। ठीक है, नमक से। नमक डालें, असली ठीक है। ज़रूर मिर्चें डालें, है। हल्दी, टमाटर, प्याज, सारे मसाले डालें। ठीक है। सिर्फ उबाल के नहीं खाना, उन मसाले डालेंगे तो आपका टेस्ट बन जाएगा। ऑयल नहीं डालना, ऑयल के बगैर, इसको कहते हैं ज़ीरो ऑयल। ठीक हो गया। ज़ीरो ऑयल का मतलब है कि यानी पानी में आपने खाना बनाना है, साथ मसाले डाल के आपने उसको पतला रखना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा कर दें, अगर आप उसको भुना भुना रखना जी। है उसी के अंदर मसाले डाल के। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब सुन रहा था कि हम लोग जिक्र कर लेते हैं शुगर का, हम लोगों ने जिक्र कर लिया ऑयल का, अभी आपने बात की मसालों की। मसालों में मेन जो चीज़ है, कहते हैं दो सफ़ेद चीज़ें ट्रांसपेरेंट, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसमें से एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जायका बनाती है खाने का, आपने भी बताया, मसाले हैं, उनमें नमक भी है। ठीक है, तो वो जो नमक है वो किस हद तक इफेक्ट करती है? क्योंकि मैंने तो बड़े, अगर कहें, सख्त किस्म के इफेक्ट्स उसके सुने हैं कि जो कि हार्ट पे भी, बॉडी पे भी, ओवरऑल इंसान पे भी बड़ा इफेक्ट करते हैं। तो अफ्तारी में कहीं ना कहीं नमक भी बहुत है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात की आपने। हमारे हर खाने में, हर आपने जो चीज़ें, जो पकौड़े, हर एक में नमक ही नमक होता है। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, वो 5 ग्राम डेली तक हम दे सकते हैं। इवन अक्सर मैंने ये देखा है, हमारे जो हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये लोग नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। फीके नमक पी के खाने खा रहे होते हैं, जो गलत है। नमक का इस्तेमाल ज़रूरी है, नमक बिल्कुल बंद नहीं करना। मैंने बताया ना, जिस तरह के 5 ग्राम तक अब खाने में, जो आप तरकारी हांडी बनाते हैं उसमें बस इतना नमक होना चाहिए जो आपको पता चले कि आप बैंगन खा रहे हैं, तोरी है, दाल है, गोश्त है, मतलब जायका आपको आना चाहिए। फ़र्क उधर आता है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा नमक डालते हैं खाने के अंदर, जो एक्स्ट्रा ऊपर स्प्लिट करते हैं ना नमक, वो छिड़कते हैं जी। वो नहीं करना। फिर नमक वाली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब चटनी है, अचार है, और कोई मतलब नमक वाली जो भी चीज़ है वो है अवॉइड करें। ठीक हो गया। नमक सिर्फ आटे में भी ना डालें। ठीक है। तो इस तरह सिर्फ आपके जो जायका भी होगा वो भी आपका पूरा हो जाएगा, और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कि किस किस्म की डाइट रखें, कैसे रमज़ान को गुजारें? बहुत अच्छी बात आपने की कि इबादत करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो क्या सजेशंस है? देखिए, मैं बार बार इसी चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारा हार्ट हेल्दी खाना डाइट होनी चाहिए हमारा। ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल करें खाने में। एक तो नमक का आपने खुद बता दिया, नमक आपकी ज़रूरत होना चाहिए। जी। हेल्दी खाना खाएं, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आम दिनों में भी। जी। अपने रूटीन बना लें, हैबिट बना लें आप अपना, सुबह नाश्ते से लेके रात खाने तक, रात का खाने तक। जी। खाने के बारे में 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि खाना इंसान एक हद तक खाता है, वो हद गुजरने के बाद खाना आपको खाता है। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा, खाना कम खाएं, वक्त पे खाएं और अच्छा खाएं। बिल्कुल, थोड़ा खाएं और अच्छा खाएं। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, मतलब, और वक्त पे खाएं। ये नहीं है कि मतलब सुबह का नाश्ता 10 बजे हो रहा है, दोपहर का खाना शाम को 6 बजे हो रहा है, रात का खाना रात 12 1 बजे। ठीक है। हमेशा कोशिश करें 2 वक्त खाएं, सुबह और रात। सुबह नाश्ता हैवी करके आएँ, घर से निकले जब अच्छा नाश्ता करें, ताकि सारा दिन आपने अपनी जॉब पे निकलना है, मेहनत करनी है, काम करना है, आपने एक्टिव रहें ताकि शाम तक। हाँ, दोपहर को अगर इन बिटवीन आपको भूख लगती है तो उस दौरान कोई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं आप। ठीक है, मंचिंग हो सकती है। हाँ, वो हल्की फुल्की मतलब आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और रात का खाना हमेशा कोशिश करें मगरब की नमाज के साथ खाएं, अर्ली खाएं। कि ये लेट खाने हैं ना हमारे घरों में, मैं आम दिनों की भी बात कर रहा हूँ, ये तो रमज़ान है ना आजकल, तो रमज़ान में भी चले, अफ्तारी के साथ ही आपको होना चाहिए। वैसे बिल्कुल, अफ्तारी का अफ्तारी भी मोर देन देना होती है। वो अफ्तारी चले हल्की फुल्की करके साथ ही खाना। बिल्कुल ऐसा वो जो लेट हम खाने खाते हैं, जी अफ्तारी को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, या आम दिनों में भी खाना 12 बजे 1 बजे खा रहे हैं, फिर वो पेट भरे हुए हैं, फिर आपने ऊपर से चाय भी पी ली, कहवा भी पी लिया, 7 अप भी पी ली, कोक भी पी लिया, ऐसा ही। फिर उल्टे जाके लेट जाते हैं बिस्तर पे, वो हजम नहीं हो रहा, हजम कहाँ से हो गई? फिर वो सारी रात तड़प तड़प के गुजारते हैं, जी नींद नहीं आ रही, फलां नहीं हो रहा। ठीक है, एक तो खाने की चीज़ होगी।
इसी को अगर कंट्रोल करेंगे तो इस आपकी आगे फिर खाना अगर हेल्दी होगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपका शुगर ठीक रहेगी, आपकी बाकी एक्टिविटीज़ ठीक रहेंगी, दिल की बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ ठीक है एक छोटी सी नज़म की सूरत में, बेहतरीन, बल्कि ये टेक होम मैसेज भी समझ लें आप। जबरदस्त टेक होम मैसेज जो है ना, जी। कह रहे कम खाना, जी, कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना। ठीक है, कम खाना, वॉक और वर्जिश, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, बीपी कोलेस्ट्रॉल घटाना, सिगरेट को मत हाथ लगाना, सेहत का ये दस्तूर सुहाना, देखो यारो भूल ना जाना। कम क्या बात है, क्या बात है, कम, जबरदस्त है ठीक है जी। जी। और वो कहा भी गया है कि भूख रख के हाँ, वो तो हो गए हमारे जी बिल्कुल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमेशा का कि भूख रख के खाना खाए, जी। भूख रख के खाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ, और शायद हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने जो जो सजेस्ट किया उसमें मेन चीज ये है कि आप जो भी खा रहे हैं, आप जो भी इनटेक ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। और अगर वो पॉजिटिव है तो वो मुस्बत तरीके से आप उससे कुछ ना कुछ गेन करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बूस्ट करेगा। लेकिन अगर आप शुगर, नमक जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, फैट का और तली हुई चीजों का यानी ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो उससे आपको नुकसान होगा। हमारा जो अफ्तार होता है उसमें हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें ज्यादातर तली हुई चीजें हैं, उसमें ज्यादातर ऑयल्स हैं, और हम लोग बहुत खुशी से वो खा रहे हैं क्योंकि वो बड़े चटपटे होते हैं, वो लजीज होते हैं, उनमें नमक भी है भरपूर, उसमें मसाले भी भरपूर हैं, उसमें जो बाकी चीजें जो हमें इफेक्ट कर रही होती हैं वो भी बहुत भरपूर तरीके से देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारी जबान को, हमारे दिल को बहुत अच्छी लग रही होती हैं, भा रही होती हैं, इसलिए हम लोग उसको खाते रहते हैं। और हम लोग ये नहीं देखते कि पूरे दिन हम लोग भूखे रहे हैं, हमारा जो स्टमक था वो रेस्ट पे था, और जब हम इस पे इतना ज्यादा बर्डन डालेंगे तो ये बर्डन जब पड़ेगा तो वो हमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट करेगा, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को, इवन हमारी बॉडी को। और हम लोग ये जो समझते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई खाने से, वो एनर्जी नहीं आएगी, बल्कि हम लोग ज्यादा वीक होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेके, क्योंकि रोजा फर्ज है, इस्लाम बहुत अरफा वाला दीन है, उसने एक इबादत दी है, रोजा दिया है, उसको फर्ज किया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी है, इसके पीछे कोई ना कोई मैसेज है। मैसेज एक ये है कि आपने भूख का एहसास करना है, उन लोगों का एहसास करना है कि जो नहीं खा सकते, आपने उन नेमतों का शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। और जब आप पूरे दिन उन नेमतों से महरूम रहते हैं और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें आपके सामने आती हैं, तो आपके दिल से शुक्र निकलता है कि अल्लाह ताला आपने हमें इतना कुछ दिया, आपने हमारे दस्तरखान को भरा, आपने हमें पीने के लिए कुछ दिया, पानी है हमारे पास, खाने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर वो दिल से निकलता है। लेकिन उस नेमत को अपने लिए जहमत नहीं बनाना, उसको जहमत इसलिए नहीं बनाना कि हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है वो उससे बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होता है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।